तो दिव्या जी, आज का टॉपिक चंद्र योगाध्याय के बाद सूर्य योगाध्याय है। पुरावली शास्त्र सारावली में सूर्य से बनने वाले तीन योग यहाँ पढ़ेंगे। वेशी, वाशी व उभयचरी योग। और इसके बाद एक अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी होगा, वो है अरिष्ट योगाध्याय। चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़ के सूर्य व अन्य ग्रहों से बनने वाले योगों को सूर्य योग कहते हैं। जैसे चंद्र योग में हम लोगों ने पढ़ा था, जब चंद्र योग पढ़ेंगे तो सूर्य को कंसीडर नहीं करेंगे, राहु केतु को कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरह से जब चंद्रमा को पढ़ते हैं, सूर्य को पढ़ते हैं, तो चंद्रमा को कंसीडर नहीं करते। अगर वो वहां पे प्रेजेंट है तो भी हम मानेंगे कि वो एब्सेंट है। तो वेसी, वासी तथा उभयचरी बनते कैसे हैं? चंद्रमा, राहु और केतु को छोड़कर सूर्य से द्वितीय में कोई ग्रह हो तो वेशी, द्वादश में वासी और दोनों दो बारह में तो उभयचरी। तो वेशी का आप देख सकते हैं, सूर्य से द्वितीय, सूर्य से द्वादश वासी, सूर्य से द्वितीय द्वादश दोनों तो उभयचरी। उभयचरी का मतलब भी उभय मतलब दोनों होता है। वाशी का फल आप देख लीजिए। वास वेसी योग जो पहला बना है, जिसमें कि सूर्य से द्वितीय में कोई ग्रह है, तो उस वेसी योग का फल, वेसी योग में कमजोर नजर वाला होता है। जब भी सूर्य ज्यादा स्ट्रांग होता है कुंडली में, तो दृष्टि कमजोर करता है। ये उसी तरह से जैसे सूर्य की तरफ देखने पे आंखें बंद हो जाती हैं, चुंधिया जाती हैं, उसी तरह से सूर्य जब कुंडली में स्ट्रांग होता है तो आंखों की समस्या दे सकता है। और वेसी योग में यही हो रहा है कि वेसी योग में कमजोर नजर वाला, स्थिर बचर वाला, बात का पक्का और धीमे बोलने वाला, खूब मेहनती, शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़े झुकाव वाला होता है। सूर्य के कारण ऊपरी हिस्से में थोड़ा झुकाव। तो आप तीन पॉइंट तो मेन ही है। एक तो ये कि सूर्य एनर्जी का सोर्स है, इस कारण से वो खूब मेहनती आपको बनाता है। और जैसे सूर्य की किरणें दूर तक जाती हैं, इसीलिए वो बात का पक्का होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बात बहुत दूर तक जाएगी। पर नजर कमजोर होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के आगे इंसान की नजर कमजोर होना स्वाभाविक है। अब वेशी में क्योंकि आगे ग्रह है, अब वो ग्रह क्या है उसके हिसाब से थोड़ा सा इसके फलों में परिवर्तन आता है। बृहस्पति से वेशी योग बने तो धन संचय करने वाला, बृहस्पति धन का कारक है, तो धन संचय करने वाला होगा, विद्वान होगा, मित्रों से युक्त होगा। ये तीनों गुण देगा जो बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास धन है, वो गुरु बनाता है, विद्वान बनाता है। और इसमें सूर्य क्या करेगा? ये इतना बड़ा करेगा कि वह बहुत दूर तक जाए। शुक्र से वेशी योग बने तो भीरू, काम वासना से परेशान रहने वाला, कम प्रयत्न करने वाला, अर्थात काम में कम खतरा उठाने वाला तथा पराधीन होता है। शुक्र क्योंकि वैभव विलासिता से जुड़ा हुआ ग्रह है, इसलिए ये सूर्य की एनर्जी का उपयोग काम करने की बजाय काम वासना में करता है, और इसीलिए थोड़ा सा कायर होता है और पराधीन रहता है, कम खतरा उठाता है, डरता है इस काम से। तो शुक्र का, लेकिन शुक्र का जो मेन रोल है वो उसमें अपनी पूरी एनर्जी खर्च करता है। बुध से भी इसी योग बने तो बुध के हम लोगों ने कैरेक्टर अब तक जो पढ़े हैं, बुद्ध से मतलब बुद्धि और व्यापार। लेकिन एक कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी आप याद रखें, अंडरलाइन किया, बोल्ड किया हमने, बहुत से कामों में लगे रहने वाला। तो जिनका बुध स्ट्रांग होता है, उनकी लाइफ में आप देखिएगा, ये एकदम सच है कि वो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं और सभी से थोड़ा बहुत धन आता रहता है। तो बुध से वेशी योग बने तो बहुत से कामों में लगे रहने वाला, दरिद्र, दरिद्र इन द सेंस कि जब वो बहुत सारे कामों में लगा होता है तो किसी एक काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है, तो उस कारण से उसके पास धन की कमी रहती है। दूसरा, तीसरा गुण है विनयशील तथा लज्जालु। बुध क्योंकि छोटा ग्रह है, बालक ग्रह है, तो वो विनयशील है,
और लज्जालु है। मंगल से वेशी योग बने तो अधिक यात्रा करने वाला। मंगल एक चीज ये देता है कि वो आपको अधिक यात्रा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने इसलिए मार्क किया है क्योंकि मंगल नाम सुनते ही युद्ध, पराक्रम, साहस, हिंसा, ये सब तुरंत याद आ जाते हैं। ये एक डिफरेंट है कि मंगल से वेशी योग बने तो अधिक यात्रा करने वाला, इसलिए बोल्ड किया। लेकिन ये भी सच है कि जिनका मंगल उच्च होता है या स्वराशिष्ट होता है, मतलब मंगल स्ट्रांग होता है, और अगर वो योग कारक हुआ तो 100%। योग कारक का मतलब है केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो वो बहुत ही अधिक यात्रा कराता है। तो पराक्रम से अधिक यात्रा का क्या लेना है? पराक्रम का अधिक यात्रा से यही लेना है कि जो व्यक्ति पराक्रमी होते हैं वो बिना अधिक यात्रा किए क्या घर के अंदर पराक्रम करेंगे? उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब सभी लोग तो वार करते नहीं, सभी तो योद्धा बनते नहीं। तो और ये तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में मंगल उच्च का हो सकता है या स्वराशिष्ट, तो वो दूसरे तरीके से अपना पराक्रम शो करते हैं, या तो शिक्षा में अद्वितीय रिजल्ट लाके, इसके लिए दूर तक पढ़ने जाना, या वो खोजी बन जाते हैं जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, इस टाइप के लोग जो कि काफी दूर तक यात्रा करके नए नए जगहों का खोज करना, वो भी मंगल ग्रह वाले ही होते हैं। तो अधिक यात्रा वो लोग करते हैं। इसलिए आज कुछ हमने नई चीजों पे मार्क किया है, ये गुण भी जोड़ लीजिएगा। जैसे बुद्ध से बुद्धि और व्यापार के अलावा बहुत से कामों में लगे रहने वाला। मंगल से पराक्रम, युद्ध, हिंसा के अलावा अधिक यात्रा करने वाला। अब शनि से वेशी योग बने, मतलब अब सूर्य से आगे अगर शनि ग्रह लगा है द्वितीय में, तो पर स्त्री में आसक्त। एक ये चीज शनि के साथ देखा गया, ये मेहनती है, न्याय प्रिय है। लेकिन एक चीज ये कई बार रिपीट हुई है, पर स्त्री में आसक्त, क्रोधी, उम्र से अधिक दिखता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि स्ट्रांग होता है तो वो उम्र से अधिक दिखने वाला होता है, पर कार्य से विमुख होता है, थोड़ा दयालु व धनी होता है। वेशी के बाद वासी योग फल। अब वासी योग में सूर्य से द्वादश, सूर्य से 12वें है ग्रह। तो वासी योग में पक्की एक बात बोलने वाला, मतलब इसमें भी सूर्य का ये गुण है कि वो जो बोलेगा विश्वसनीय होगा, क्योंकि सूर्य एक तरह की गारंटी है, 100% काम की गारंटी है, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है, इसलिए वो पक्की बात बोलेगा। अच्छी स्मरण शक्ति वाला, एनर्जी से फुल, एनर्जी, स्मरण शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, परिश्रमी तो होगा ही होगा, तिरछी नजर से देखने वाला। अब यहाँ देखिए, जब पीछे हो गया ग्रह तो आंखें कमजोर होने की बजाय, आंखों में कोई रोग होने की बजाय तिरछी नजर हो गई। तो तिरछी नजर से देखने वाला, तो मतलब वो जो प्रॉब्लम थी आंखों वाली, वो थोड़ा सा मध्यम हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, और एक डिजीज में कन्वर्ट होने की बजाय, आंखें कमजोर होने की बजाय तिरछी हो गई। तो तिरछी नजर से देखने वाला, शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़ा भारी। अब शरीर के ऊपरी हिस्से में थोड़ा भारी ऊपर भी था और यहाँ पे भी है, क्योंकि सूर्य क्या है ना, सूर्य का सारे ग्रहों में सबसे बड़ा वो है, वो बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह है। तो ये माना जाता है कि जब सूर्य का आप पे प्रभाव ज्यादा होता है तो आपका ये चेस्ट रीजन सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है, जबकि वो वैसे तो अंगों के क्षेत्र में देखा तो मंगल का क्षेत्र है कर्क राशि का, लेकिन वेशी वासी योग में सूर्य का रोल महत्वपूर्ण होने के कारण शरीर ऊपर से थोड़ा भारी हो जाता है। और इन दोनों योगों में राजा के समान व सात्विक होता है, ये श्योर रहेगा, क्योंकि सूर्य का वर्चस्व बढ़ेगा तो वो उसका नेचर राजा के समान और सात्विक होगा। अब वासी योग कारक विभिन्न ग्रहों का फल क्या होगा, ये भी आप देख लीजिए। वासी में विभिन्न योग, यदि सूर्य से पहले बृहस्पति से बन रहा है, मतलब सूर्य से 12वें बृहस्पति है, तो बृहस्पति से वासी योग बनता हो तो धैर्य, वो अपने गुण देगा, इसमें मिक्स कर देगा ऊर्जा के साथ उसके गुण। बृहस्पति के गुण है धैर्य,
सत्व, बुद्धि तथा धन। तो ये सारी चीजें मिक्स कर देगा, और सूर्य का कार्य है उसको अपनी एनर्जी से दूर तक फैलाना। तो उसका ये धैर्य, उसकी ये बुद्धि, उसका सत्व गुण दूर तक फैलेगा। वो बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस हो जाएगा अपने धन के कारण भी। शुक्र से वासी योग बने तो शूरवीर। अब शुक्र से सूर्यवीर कभी कभी जुड़ता है, ज्यादातर नहीं। ज्यादातर केस में सूर्य शुक्र से वैभव और विलासिता भी होती है। लेकिन होता क्या है कि जब सूर्य का नेचर ही है अपनी किरणों के द्वारा दूर तक भेजना, तो अब शुक्र का ये जो भी है वैभव, वो वैभव दूर तक जाएगा। वो वैभव सूरवीर के नाम से विख्यात हो जाएगा। इसी को हम ख्याति भी कह सकते हैं, क्योंकि वैभव तो एक अच्छी चीज है, और उसके जो शुक्र के कुछ गुण होते हैं वो भी दूर तक जाएंगे, इसलिए वो यशस्वी हो जाएगा। शुक्र के बहुत सारे, सिर्फ विलासिता ही नहीं है, वैभव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो दूर तक जाता है, उससे उसको ख्यात प्राप्त होती है, यशस्वी होता है। बुध से वासी योग हो तो बुध का एक और कैरेक्टर, प्रिय भाषण। वैसे भी बुध जो है कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, वाणी का। तो इसलिए भाषण भी जोड़ लीजिए। अब आपने देखे बुध के कैरेक्टर आपको लर्न करने हैं। बुद्धि, व्यापार, ढेर सारे काम करने वाला, एक साथ कई सारे काम। और चौथा, एक ओरेटर, प्रिय भाषण करता। तो बुद्ध से वासी योग हो तो प्रिय भाषण करने वाला, सुंदर शरीर वाला, दूसरों की बात मानने वाला होता है। चौथे में मंगल से वासी योग बनता हो तो युद्ध में नाम कमाने वाला। तो मंगल से वासी योग, अब जाहिर सी बात है सूर्य के साथ मंगल पीछे लगा है, तो राजा के साथ सेनापति चल रहा है, तो युद्ध में नाम कमाने वाला, अपने बलबूते पर जीने वाला होता है। शनि से यह योग बनता है तो मनुष्य व्यापारी बुद्धि वाला, दुष्ट स्वभाव वाला। यहाँ पे अब शनि अपने कुछ कैरेक्टर देगा। व्यापारी बुद्धि कर देगा, मतलब चालाक है ना, दुष्ट स्वभाव भी करेगा, दूसरे के धन को लेने वाला, गुरुओं से द्वेष करने वाला। गुरु, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, और शनि दूसरे ग्रुप में आता है डेमंस वाले में, तो उसको गुरुओं से द्वेष रहता है, और निर्लज्ज होता है। शनि के कुछ कैरेक्टर जरूर अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर केस में उभयचरी योग का फल। तो उभयचरी में कैसे फल मिलेगा? अब इसमें यहाँ पे अलग अलग एक एक ग्रह का बताने के बाद जगह एक साथ दिया गया है। उभयचरी योग में व्यक्ति बहुत सहनशील, सज्जन, सम शरीर वाला। अब देखिए सारे गुरुओं का एक साथ सर कर दे रहे हैं। शुक्र का सम शरीर वाला, सज्जन गुरु का हो जाएगा, सहनशील बुध का हो जाएगा, स्थिर बुद्धि भी बुद्धि का है, बहुत मनोबल वाला, मन से बहुत स्ट्रांग है, बृहस्पति का हो गया, मध्यम कद वाला बुद्धि का हो गया, बुध का हो गया, सुखी शुक्र का हो गया। तो अब ये ग्रह आगे पीछे लग के अपना मिक्स कैरेक्टर सूर्य को दे रहे हैं, और सूर्य का बस एक ही कार्य है, उनके इस गुणों को दूर तक फैलाना। साथ ही लोकप्रिय, अनेक नौकरों वाला। तो देखिए लोकप्रिय कौन होता है? जिसकी ख्याति दूर तक जाए, और ख्याति दूर तक सूर्य भेज रहा है, तो ये तो सूर्य का कैरेक्टर होगा। अनेक नौकरों वाला, तो शनि का तो हो नहीं सकता ये कैरेक्टर। नौकर किसके होंगे? ढेर सारे नौकर, या तो शुक्र के होंगे या तो बृहस्पति के होंगे। बृहस्पति का कैरेक्टर धनी भी है, अपने बंधुओं को सहारा देने वाला, अपने भाई बंधुओं से लगाव रखने वाला, राजा के समान सूर्य का कैरेक्टर है। नित्य उत्साह से युक्त सूर्य का कैरेक्टर है, एनर्जी से भरपूर, प्रसन्न व भोगों को भोगने वाला शुक्र का कैरेक्टर। तो हमने सारे कैरेक्टर एक साथ दे दिए। अब ग्रह आप प्लेस करते हैं, कभी शुक्र आगे, बुध पीछे, कभी बृहस्पति आगे, शनि पीछे। तो वो मिक्स कैरेक्टर यहाँ पे अपने आप आते जाएंगे। इतने 2 चैप्टर में आपने इस तरह की कंडीशन पढ़ी है, जब द्वितीय और द्वादश में गुण होते हैं। चंद्रमा में हमने अलग अलग बताए, यहाँ पे उसको हमने अलग बताने की जगह एक साथ कर दिया। अब आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद पता चल जाता है कौन से ग्रह के गुण हैं, और जब 3 ग्रह एक साथ हैं तो वो मिक्स कैरेक्टर आएंगे। इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा है कि उभयचरी योगों में
वेसी व वासी योगिक के फल को यथासंभव आप खुद से मिश्रित करके समझना चाहिए। और देश कालानुसार उसमें तारतम्य होता है, थोड़ा सा परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। देश कालानुसार का मतलब है और भी तो इस कुंडली में ग्रह होंगे, उनकी दृष्टियां भी होंगी, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आप कर सकते हैं। अब अरिष्ट योग जो होता है, अगला चैप्टर है आपका पूरा शास्त्रावली में, यूनिट 10, अरिष्टाध्याय। तो अरिष्ट का मतलब ही आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना चाहने वाली घटनाएं, जिसको कोई इंसान नहीं चाहता, ऐसी दुर्घटनाएं। तो अरिष्ट विचार की आवश्यकता क्या पड़ गई? फलित में आयु का विचार सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि आयु आयु के बिना सब निष्फल है। आयु विचार की दिशा में भी सर्वप्रथम अरिष्ट योग, बालावस्था में कष्ट या मृत्युदायक का विचार करना आवश्यक है। अब होता क्या है कि अभी तो इतना लोग नहीं करवाते हैं। पहले के टाइम में जन्म के तुरंत बाद ब्राह्मण को बुला के और उससे कुंडली बनवा के तुरंत तत्काल ही पूछ लिया जाता था कि क्या स्थिति है। अभी भी कुछ लोग करते हैं। गंडमूल में होने पे ये पता करना इसलिए जरूरी होता है कि गंडमूल में अगर हुआ हो तो उतने दिन पिता को नहीं देखना होता है, और उसकी पूजा के बाद ही देखा जाता है। 27 दिन, इसको सताइसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो एक ब्राह्मण ही बताएगा। तो इसके लिए ज्योतिषाचार्य को बुलाया जाता है। उसमें ये सब देखने के पहले सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि आयु कितनी है, और अगर कोई खतरा है तो सबसे पहले तो उसका उपाय करना। क्योंकि बच्चा जब ज्यादा, मतलब उसकी आयु होगी तभी तो उसके ज्योतिष के बताए हुए फलों का कुछ मतलब होगा। अगर आयु ही नहीं तो फलों का क्या मतलब? क्योंकि जन्म के साथ ग्रह तो सारे बैठे होंगे कुंडली में, तो सारे ग्रहों को देख के आप ये मत समझ लें कि उसकी आयु पूर्ण है। कहीं ऐसी तो कोई ग्रहों की युति नहीं है, ऐसा कोई सामंजस्य उनके बीच में तो नहीं बन रहा जिससे कि आयु ही ना हो, तो प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए अरिष्ट विचार की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो फलित में आयु का विचार सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि आयु के बिना सब निष्फल है। आयु विचार की दिशा में भी सर्वप्रथम अरिष्ट, बाल्यावस्था में ही कष्ट या मृत्युदायक या मृत्यु का विचार करना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे एक जनरल व्यू कुंडली पे डाल के आप देख सकते हैं कि अगर अरिष्ट बन भी रहा है तो उसको नष्ट करने वाला एक ग्रुपों का ग्रहों का ग्रुप होता है, जिससे कि ये नष्ट भी हो जाता है। वो क्या है कि शुक्ल पक्ष में अथवा विषम राशियों में अगर जन्म शुक्ल पक्ष में है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अरिष्ट अपने आप ही भंग हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में, और वो भी अगर सप्तमी से पूर्णिमा के बीच में हो, तो फिर अरिष्ट देखने की भी जरूरत नहीं होती है। चंद्रमा के कारण, चंद्रमा बलवान है तो कोई अरिष्ट होगा नहीं। तो शुक्ल पक्ष में अथवा विषम राशियों में पुरुष ग्रह, तथा कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष व शम राशियों में स्त्री ग्रह। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि विषम राशियों में पुरुष ग्रह और शम राशियों में स्त्री ग्रह बलवान होते हैं। बलवान ग्रह अरिष्ट भंग करते हैं। ये सबसे लास्ट वाली लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बलवान ग्रह अरिष्ट भंग करते हैं। तो यहाँ बलवान सबसे पहले तो शुक्ल कृष्ण का बात पर उसके संदर्भ में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में अथवा बीच में लगा है विषम राशियों में पुरुष ग्रह हो, या तो शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ हो, और अगर ऐसा नहीं है तो विषम राशियों में पुरुष ग्रह होने चाहिए। सारे नहीं है तो ज्यादातर होने चाहिए। और अगर कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो स्त्री ग्रह सम राशियों में हो या कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ हो, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि अरिष्ट का नाश हो जाता है, अरिष्ट भंग हो जाता है। तीसरी कंडीशन है बलवान ग्रह अरिष्ट भंग करते हैं। आप देख लें कि कुंडली में क्या योग कारक ग्रह केंद्र में बन रहे हैं, और अगर 1 4 7 10 की कंडीशन है और उसमें कोई भी बलवान बन रहा है, स्वराशि या उच्च राशि का है, तो वो अरिष्ट भंग करेगा। मूल त्रिकोण में यदि कोई ग्रह उच्च का हो रहा है या स्वराशि का हो रहा है तो वो भी अरिष्ट को काफी हद तक कर देता है, नष्ट कर देता है।
और पूरी कुंडली में अगर दो शुभ ग्रह आपके उच्च के हो जाएं तो वो बड़ा सा बड़ा अरिष्ट को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं अरिष्ट क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर कुंडली पे सरसरी तौर पे आप देख लें कि इतने शुभ ग्रह हैं तो उनके कारण फिर अरिष्ट होता नहीं। अरिष्टों के तीन प्रकार हैं। शास्त्रकारों ने तीन प्रकार बताए हैं, नियत, अनियत व योगज। योगज ही सबसे ज्यादा बड़ा कारक होता है। योगज का मतलब होता है कई ग्रह मिलके एक योग बनाते हैं अरिष्ट का। नियत मतलब 100% किसी एक ग्रह या दो ग्रह के कारण नियत हो जाए तो उसे नियत कहते हैं। अनियत जिसके बारे में श्योर नहीं है हम, क्यों? क्योंकि वहां कुछ शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, तो अब ये डाउटफुल है कि शुभ ग्रह पूरी तरह से अगर काम कर पाए तो ये अरिष्ट टल भी जाएगा। तो नियत तो 100% श्योर है कि यहाँ पे तो कोई शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और इसमें अब कोई चांस नहीं है। अनियत में चांस है क्योंकि यहाँ पे कुछ शुभ ग्रह है। और योगज में ये देखना पड़ता है कि योग कैसा बन रहा है। अरिष्ट जो बन रहा है वो भंग हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कितने वर्ष बाद ये अरिष्ट बनेगा, क्योंकि वो फिर डिपेंड करता है दशा वर्ष पे, क्योंकि वो योगज है, कई ग्रहों के योग से बना है। तो जब उन ग्रहों का योग आएगा तभी वो अरिष्ट घटित होगा। इसलिए नियत, अनियत व योगज ये तीन प्रकार के अरिष्ट कहे गए। तो सबसे पहले योगज अरिष्ट योग पढ़ लेते हैं। यदि बृहस्पति अष्टम भाव में एक या आठवीं राशि में हो तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि की उस पर दृष्टि हो तो 3 वर्षों में अष्ट योग बनता है। यदि उक्त योग में शुक्र की दृष्टि हो तो यह थोड़ा सा टल जाएगा और 3 वर्षों के बाद अरिष्ट योग होता है। तो देखिए, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और वो एक ऐसे भाव में चला गया है जिसको हम मृत्यु, हाउस ऑफ डेथ कहते हैं। तो अरिष्ट की शुरुआत हो गई। आपका सबसे शुभ ग्रह कहां पहुंच गया? आठवें। और उसपे भी आठवें में वो कौन सी राशि में है? या तो वृश्चिक हो या तो मेष हो। अब यहां पे क्योंकि क्या है ना कि ये दोनों राशियां जो है वॉर लॉर्ड की राशियां हैं, मतलब मंगल की राशियां हैं। और गुरु को लड़ना बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि गुरु सबसे कमजोर अपने आप को पाते हैं कब? जब उनको बैठाल दिया जाता है आठवें या पहले में। उसका कारण यह है कि उनको लड़ना बिल्कुल नहीं आता, उनको सिर्फ पढ़ाना लिखाना आता है, ज्ञान और धन देना जानते हैं वो। और जैसे युद्ध क्षेत्र में उनको उतारते हैं वो फेल हो जाते हैं। एक तो वो सबसे गड़बड़ जगह है ना, डेथ हाउस, और उसमें भी उनको आठवीं या पहली राशि में बैठाल दिया जाए तो अरिष्ट योग बन जाता है। अब अगर आठवीं राशि यहां लगी तो जाहिर सी बात है कि लग्न में मेष लगी होगी। अब ये बहुत ही बड़े ताज्जुब की बात है कि पाराशरी में यह बताया गया है कि अगर मेष लग्न में है तो अपने आप आठवीं राशि कहां पहुंचेगी? आठवें हाउस में पहुंचेगी। और एक आठ का सामंजस्य जब लग्नेश अष्टमेश भी हो, लग्नेश अष्टमेश कॉमन हो लॉर्ड, तो डेथ हाउस का दोष लगता नहीं। उसको कहते हैं अष्टम दोष। मृत्यु का दोष नहीं लगता है और वो बाला रिष्ट से बच जाता है। बचपन में मृत्यु फिर उसकी हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी इसको क्यों रखा गया है? क्योंकि उसमें ये तो बताया गया कि ये एक आठ का लॉर्ड अगर एक होता है, मतलब मेष राशि वालों के लिए ये एक वरदान है कि अष्टम दोष से मुक्त होते हैं, एक्सेप्ट वन कंडीशन, खुद बृहस्पति आके ना वहां बैठ जाए। अगर खुद बृहस्पति आके बैठ गए, वो सबसे बड़े शुभ ग्रह हैं, तो फिर से ये अरिष्ट योग लगता है। लेकिन अभी भी पूर्णतया लगा नहीं है। कैसे? अब इस पे 3 ग्रह मिल के जब दृष्टि डालेंगे तभी अरिष्ट लग पाएगा। मंगल, शनि फोर्स कर रहे हैं और सूर्य, चंद्र, 3 हाउसेस से दृष्टियां पड़ेंगी, वो भी क्रूर वाली।
तब जाके अरिष्ट हो पाएगा। क्योंकि अष्टम दोष जब मुक्त हो गया तो फिर वहां पे उसको फिर से करने के लिए बाकी के 3 ग्रह लगेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो पाप दृष्टि पड़ी। मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ी, चौथी 1 2 3 4, और सूर्य की 7वीं, चंद्रमा की भी 7वीं। तो यह अरिष्ट योग बना। अदरवाइज याद रखिए, पराशरी में यह बताया गया है कि मेष लग्न वालों के लिए 1 लगता है लग्न में और 8 लगता है अष्टम भाव में, तो अष्टम दोष से मुक्त हो जाता है। अगर गुरु वहां पे नहीं है तो वो 100% अष्टम दोष से मुक्त है। और अगर गुरु है पर ये मंगल शनि और सूर्य ऐसी जगह है कि उनकी कोई दृष्टि वहां नहीं पहुंच रही है तो भी मुक्त है और अष्टम दोष से वो मुक्त रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड अरिष्ट योग, योगज का। वक्री शनि यदि मंगल की राशियों में हो और चंद्रमा 6 8 या केंद्र में हो, शनि पर बलवान मंगल की दृष्टि हो, तो बालक 2 वर्ष के भीतर अरिष्ट को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वक्री शनि हो, अब ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, कैसे बन सकता है? मंगल की राशियों में हो और साथ में मंगल को बलवान भी करना है। तो बलवान मंगल कब बनता है? या तो अपनी राशि में हो या तो अपनी उच्च राशि में हो। और ये भी लिखा है कि शनि भी मंगल की ही राशि में हो। तो अब ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो कई सारे। एक हमने आपको बना के समझाने की कोशिश है कि जिनका कर्क राशि होती है, तो कर्क राशि वाले लोगों में 1 4 7 10 केंद्र में लग जाते हैं। जब 1 4 7 10 केंद्र में लगे तो शनि मंगल की राशि में जा सकता है, बैठ गया मेष राशि में 10वें हाउस में। और मंगल अगर 7वें हाउस में मकर राशि में बैठ गए तो उच्च के हो गए। अब मंगल तो बहुत बलवान हो गए, एक तो योग कारक क्योंकि वो बैठे हैं उच्च के होके केंद्र के अंदर, तो ये रोचक महापुरुषी योग बन गया। और शनि वक्री होके बैठे हैं एक में, तो शनि वैसे भी कमजोर हो गए, नीच के हो गए, तो ये एक अरिष्ट योग बन गया। ऊपर से ये बताया गया कि चंद्रमा 6 8 या केंद्र में हो, तो चलिए 8वें में चंद्रमा आ गए, तो बालक 2 वर्ष के भीतर अरिष्ट को प्राप्त होता है। और ये कहीं ना कहीं श्योरिटी को कंफर्म कर रहा है, ठीक। क्योंकि मंगल की राशि में बैठ गया ना, तो ये मंगल की राशि में तो वॉर लॉर्ड है, तो इसलिए कहा जाता है कि मंगल जब 5वें हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को संतान होने के चांस कम होते हैं और उन लोगों को गर्भपात कई सारे होते हैं। अब तीसरा और चौथा योगज में ही देखना है। सूर्य व चंद्र से युक्त शनि हो तो 9 वर्षों के भीतर मरणप्रद होता है। सूर्य व चंद्र से युक्त शनि, तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं, सूर्य चंद्र और शनि तीनों एक साथ बैठ गए और अगर वो अष्टम में ही बैठे हैं तो 100% मृत्यु का कारक बनते हैं, और वो भी 1 वर्ष के भीतर, 1 मास के ही अंदर। चौथा, मंगल सूर्य व शनि यदि 2 7 राशियों में अष्टम भाव में, मंगल है, सूर्य है, शनि है, तीनों की एक ही क्वालिटी है, तीनों की एक खासियत क्या है? अच्छे में नहीं, अगर बुरे में देखा जाए तो तीनों ही क्रूर हैं। सूर्य आपकी प्रसिद्धि देता है लेकिन वो क्रूर ग्रहों के ग्रुप में आता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मंगल सूर्य व शनि तीनों क्रूर हैं। यदि 2 7 राशियों में दूसरा और 7वीं राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। तो 2 7 राशियों में अष्टम भाव में हो तो यमराज द्वारा रक्षा किए जाने पर भी बालक की मृत्यु 1 मास में हो जाती है। अब इसका कारण क्या बन रहा कि पहली की ये कि तीनों के तीन क्या हैं? क्रूर हैं। और 2 7 राशियों का लॉर्ड कौन है? शुक्र। वो गुरु हैं किसके? दानवों के गुरु हैं। तो कुल मिला के एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना
कि क्रूर और दानव सब एक साथ हो गए। और एक कंडीशन चौथी क्या बनी, वो सब शिफ्ट कर गया अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव तो आयु का भाव ही होता है, मृत्यु का कारक भाव होता है, यम का द्वार होता है। तो आप समझ लीजिए अब वहां पे ये श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे मृत्यु 1 मास में ही हो जाएगी। देखिए उपचार किए जाते हैं, इसीलिए तो ये विचार कर किया जाता है कि अब इसका उपचार क्या किया जाए। गायत्री मंत्र का जाप, क्योंकि सूर्य जो है जन्मदाता है, तो जन्म ले कैसे सकते हैं, तो अगर उनकी उपासना की जाए तो हो सकता है कि जन्म उनकी आयु बढ़ा दें। तो गायत्री मंत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा योगज, अष्टम स्थान में देखिए बार बार अष्टम आ रहा है, इसलिए कुंडली में अष्टम का जो योग बनता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसको देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो पांचवा क्या है, अष्टम स्थान में 2-7 राशियों में, स्थान अष्टम है, राशियां कौन सी, 2-7 शुक्र की, एक भी पाप ग्रह हो तथा उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक को प्राण संकट होता है, चाहे उसने अमृत भी क्यों ना पिया हो। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन तो श्योर बता दी गई कि अष्टम में स्थान में राशियां 2 या 7 लगी हो, अब कोई एक पाप ग्रह बैठा हो, और उस पाप ग्रह पे देखिए जो चीजें पर्दे के पीछे है वो क्या है, वो पाप ग्रह उसका लग्नेश यदि हो तो 100% ये श्योर हो जाता है कि उसकी डेथ होगी। क्यों, लग्नेश अष्टम में बैठ गए, 2-7 की राशियां लगी हुई हैं, और 3 पापी ग्रह अगर उसे देख रहे हैं तो वो मृत्यु का कारक बनता है। क्योंकि लग्नेश कौन है, वो व्यक्ति स्वयं, वो व्यक्ति स्वयं। अब क्योंकि हमने बोला कि 2-7 की राशियां लग रही हैं एक्सेप्ट शुक्र, देखिए यही सब चीजें बुक में नहीं दी हैं, जो कि एक्सपीरियंस से आता है। ये बुक में ये सब चीजें उस पर्दे के पीछे क्या है वो नहीं दिया। 2-7 अगर अष्टम में लगा है और शुक्र भगवान वह खुद ही आके अगर उसमें बैठ गए तो फिर ये दोष से मुक्त मिल हो जाएगा, दोष से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जो लॉर्ड अपने हाउस में आता है वो बलवान हो जाता है, वो आयु वर्धक होता है, आयु कम नहीं कर सकता। तो 2-7 में ये अष्टम में अगर कोई ग्रह बैठ रहा है लेकिन खुद नहीं हो, वो स्वराशिस्थ ना हो, उच्च राशिस्थ ना हो, तो अष्टम दोष लगेगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। और अभी भी एक कंडीशन ये है कि आयु तब कम होगी जब उस पर कम से कम 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, वो तीनों पापी हो या क्रूर हो, तब वो पूर्ण होता है। छठवीं कंडीशन, 4-5 राशि में शुक्र, चौथी पांचवी राशि, ये दोनों राशियां किसकी हैं, चंद्रमा की और सूर्य की। चौथी पांचवी राशि में शुक्र 6-8-12 भावों में हो, मतलब इस बार शुक्र को बैठा ला गया है 6-8-12, और यहाँ पे राशियां कौन सी लगी हैं, या तो चौथी या तो पांचवी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शुक्र की नजर में वो क्या है, उसके शत्रु। शुक्र शत्रु मानता है चंद्रमा को और सूर्य को, और उनके ही हाउस में मजबूरी में उसको बैठाल दिया गया है, तो वो तक पीड़ा में आ गया। और ऊपर से 6-8-12 भाव जो कि आयु को घटाने का काम करते हैं, शत्रु है, रोग है, मृत्यु है और व्यय है। व्यय तो आयु का भी हो सकता है, लोग सिर्फ धन का सोचते हैं। तथा सभी शुभ ग्रह उसे देखते हो तब भी 6 वर्षों के भीतर मृत्युप्रद होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मतलब ये भी श्योरिटी वाला कॉज है कि अगर शुक्र जो है बैठ गए हैं चंद्रमा और सूर्य की राशि में तो शुक्र पीड़ित हो गए, और ऊपर से वो 6-8-12 में आ गए तो 100% पीड़ित। अब वो उस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ेगी तो भी बचाना मुश्किल है। सातवां, लग्न से 6-8 भावों में कर्क राशि में बुध हो तथा उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो 4 वर्षों के भीतर प्रबल अरिष्ट होता है। अब ऐसा क्यों कहा गया भाई, इसका भी साफ कारण है। आप देख सकते हैं लग्न से 6-8 भाव, 6 और 8 दोनों ही मृत्यु के कारक हो जाते हैं। छठवें में शत्रु और रोग, और आठवां तो खुद ही आयु है। तो लग्न से 6-8 भावों में कर्क राशि में,
कर्क में बुध पीड़ित क्यों हो जाता है, उसका कारण ही है वो अपने माता की राशि में अपने को सबसे ज्यादा अनसेफ और पीड़ित पाता है। उसको सबसे बड़ी दुश्मनी अपनी माता से ही है। तो कर्क राशि में बुध हो तथा उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो तब तो बुध के लिए यह असहनीय हो गया। अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये अरिष्ट 100% हो जाता है। तो 4 वर्षों के भीतर प्रबल अरिष्ट होता है। अब 4 ही वर्ष क्यों लिखा है? क्योंकि चौथी राशि है ना, राशि के अकॉर्डिंग वर्षों का आंकलन किया। 8वीं राशि है तो 8 वर्ष, चौथी राशि है तो 4 वर्ष। ये भी एक का तरीका है काउंटिंग का। 8वां, जिस नक्षत्र में धूमकेतु का उदय हो उसी नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो 2 मासों में अरिष्ट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आसमान में कोई धूमकेतु निकला हो और जिस नक्षत्र में धूमकेतु का उदय हुआ है वो नक्षत्र आप देख लीजिए कि उस टाइम में किस नक्षत्र में है। उस टाइम में जिन बच्चों का जन्म होता है तो उनमें 2 मास में ही अरिष्ट होने की संभावना होती है। और इसीलिए उस दरमियान में जन्मे सभी बच्चों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो अरिष्ट हो ही जाता है। और अगर वो बच भी गए तो भी उनकी जिंदगी में संकट बहुत आते हैं। ये धूमकेतु का कारण बहुत ही प्रचलित है और ज्यादातर लोग इसको अच्छे से जानते हैं। गांवों में इसे झाड़ू के नाम से जानते हैं कि झाड़ू उगी है, और कई दिनों तक या कई महीनों तक हो सकता है। मुझे तो अपने टाइम में याद है कि हैली कॉमेट आया था 1987 में, और वो शायद रहा होगा 1 महीने तक। तब तक सब लोगों ने देखा था। पर ये कॉमेट कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं देके जाते हैं। 9वां है 1, 8, 10, 11 मंगल शनि। ध्यान दीजिए, 1, 8 मंगल की है, 10, 11 शनि की राशियों का। सूर्य दशम स्थान या दोपहर में हो तथा बलवान पापी ग्रह से देखते हो तो निस्संदेह तुरंत अरिष्ट करता है। तो देखिए सूर्य क्या है ना कि उन क्रूर ग्रहों की राशियों में बैठा है। 1, 8 मंगल की है, 10, 11 शनि की है, और इसमें सूर्य बैठा हुआ है, और वो भी दसम हाउस। दसम हाउस क्यों लिया गया? वो तो कर्म भाव है। तो कर्म भाव में तो कुछ नहीं नुकसान होना चाहिए, एक नुकसान होता है। नुकसान ये, यहाँ सूर्य पीड़ित हो गया। कैसे? सूर्य अपने प्रचंड ऊष्मा पे होता है। दोपहर का वक्त है ये, 10वें हाउस का मतलब जन्म दोपहर में हुआ, तो सूर्य की दृष्टि बालक पे पड़ रही है। क्योंकि अरिष्ट हम सूर्य का नहीं देख रहे हैं, सूर्य तो ग्रह है, उसका अरिष्ट कौन कर सकता है? बालक, वो जिस बच्चे का जन्म हुआ है पृथ्वी पे, उसके ऊपर सूर्य भगवान सीधे देख रहे हैं 12 बजे दोपहर। तो वो एक ग्रह हो गए। ऊपर से 1, 8 मंगल या शनि की राशियां हैं तथा बलवान पापी ग्रह। अब कोई पापी ग्रह उसे देखता हो तो 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का, और ये तुरंत अरिष्ट कराता है। 10वां, केंद्रगत राहु को कई पाप ग्रह देखते हो तो 10 वर्ष या कुछ आचार्यों के मत से 16 वर्ष में, ये एक अनियत टाइप का अरिष्ट है, जिसमें अगर केंद्र में राहु है और कई सारे पाप ग्रह देख रहे हो, काउंटिंग का नहीं है कि 3 देख रहे हो कि 2 देख रहे हो, कई सारे। तो अगर 3 देख रहे हैं तो ये 10 वर्ष के अंदर हो जाएगा, 2 ही देख रहे हैं तो 16 वर्ष के बाद होगा। ऐसा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है, सभी पाप ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो और 6, 8, 12 में शुभ ग्रह हो, मतलब उल्टा हो जाए, और ये सूर्योदय के समय हो। मतलब सभी पाप ग्रह केंद्र में और सभी शुभ ग्रह पाप हाउसेस में चले जाएं 6, 8, 12 में। तो जब ये उल्टा कॉम्बिनेशन बनेगा तो अरिष्ट बनता है। अथवा लग्न में सूर्य हो तो तुरंत ही प्राण संकट। और अगर सूर्य लग्न में है, मतलब सूर्योदय के वक्त में जन्म हो रहा है, तो प्राण संकट तुरंत बनता है। 12वां पॉइंट है, नवा शेष व लग्नेश ये दोनों ही अस्त हो तो कुछ ही वर्षों में बिना कारण ही मृत्यु हो जाती है। तो जब भी आप लोग कुंडली देखें एक चीज और भी ध्यान दें, लग्नेश तो अस्त नहीं है, और अगर लग्नेश अस्त है तो ध्यान दें उस पर कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है।